दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल, हिंदी विभाग, नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया से आपके सामने नवीन विषय को लेकर उपस्थित हुआ। आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय काव्य गुण पढ़ने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन होता है। हमने आगे काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण और काव्य के हेतु को लेकर बात की थी। आज हम काव्य का महत्वपूर्ण विषय काव्य के गुण को लेकर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे। काव्य गुण काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि काव्य गुण किसे कहा जाता है, काव्य के गुण वाले काव्य का क्या महत्व है और भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के मुताबिक उसमें कौन से लक्षण हैं, आप इसको लेकर समझेंगे। दूसरी बात कि आपको काव्य में कौन सी ऐसी सृष्टि है जो लोकप्रियता प्राप्त करती है, जानेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काव्य मनुष्य चेतना की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि है, क्योंकि मनुष्य की चेतना के साथ जुड़ा हुआ काव्य है। काव्य शास्त्र में काव्य गुण का अर्थ असाधारण धर्म माना गया है। जिस प्रकार काव्य की उत्कृष्टता के लिए, काव्य की श्रेष्ठता के लिए, काव्य की लोकप्रियता के लिए अन्य अनेक अंग, लक्षण, हेतु, प्रयोजन आदि का निर्धारण है, वैसे ही काव्य की उत्कृष्टता के लिए उन अंगों की तरह काव्य गुण नामक अंग की भी अपनी विशिष्ट महत्ता है। काव्य गुण को लेकर आचार्य वामन, जो भारतीय चिंतक हैं, उन्होंने कहा है कि काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणाः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। गुण में ऐसा क्या तत्व है जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है? दोस्तों, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य के गुण के बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत हुआ है। वैसे तो भारतीय चिंतकों ने, संस्कृत आचार्यों ने काव्य गुण को लेकर बड़े विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में इसको लेकर बड़ा विस्तार से वर्णन देखने मिलता है। यहां काव्य गुण की संख्या 2 मानी जाती है, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने शब्द गुण के 10 प्रकार और अर्थ गुण के 10 प्रकार बताए हैं, अर्थात कुल मिलाकर यहां 20
गुणों का वर्णन है। भारतीय अन्य चिंतकों ने भी काव्य गुण को लेकर अपना अपना, काव्य गुण की संख्या को लेकर अपना अपना मत व्यक्त किया है। उनमें आप देखें तो आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में काव्य गुण को लेकर जो वर्णन है, मत है, उसमें उन्होंने 10 गुण बताए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वे 10 गुण श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये 10 गुण किसके? आचार्य भरत मुनि द्वारा सूचित है। उसी प्रकार काव्यादर्श नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ में आचार्य दंडी ने भी आचार्य भरत मुनि की भांति 10 गुण बताए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दंडी काव्य गुण को लेकर, काव्य गुण की संख्या को लेकर भरत मुनि के कदमों पर चले हैं। उन्होंने भी वे ही 10 गुण बताए हैं। उनके बाद हम आचार्य आनंदवर्धन का नाम ले सकते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने भी काव्य विषयक बड़ा चिंतन व्यक्त किया है। उस चिंतन में काव्य गुण को लेकर भी बात स्पष्टतः पेश की है। काव्य के गुण को लेकर आचार्य आनंदवर्धन और साथ साथ में दूसरा नाम दोहरा लूं कि आचार्य मम्मट ने भी काव्य गुण को लेकर बात बताते हुए प्रमुख 3 गुणों को स्थापित किया है। प्रथम प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य। ये 3 गुण मम्मट ने और आनंदवर्धन ने बताए हैं। मम्मट का कहना है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि, स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत ही फैल जाता है, अर्थात सूखे ईंधन में यदि अग्नि लगा दी जाए तो वह फैलने में देर नहीं लगती। उसी प्रकार मनुष्य के चित्त को रस में और रचना में तुरंत प्रकट करता है, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। इस प्रकार हम देखें तो इन तमाम भारतीय आलोचकों ने, चिंतकों ने जो बात प्रस्तुत की है और मत प्रस्तुत किया है, वह सिद्ध करता है कि काव्य के गुण की क्या महत्ता है। तो काव्य गुण इसलिए महत्वपूर्ण है कि साहित्य की आत्मा अर्थात रस और काव्य रस को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला धर्म यदि कोई है तो वह धर्म दोस्तों गुण है। आप जानते हैं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण धर्म काव्य गुण, जिसके विचार को लेकर हमने स्पष्ट रूप से ये बात प्राप्त की कि अन्य अनेक चिंतकों ने जो बात प्रस्तुत की है, जो मत प्रस्तुत किया है, उसमें काव्य गुण को लेकर तमाम विचारों का सार्वत्रिक रूप से अध्ययन किया जाए तो हमारे सामने कुल मिलाकर 3 गुण
उभरते हैं। हम यहाँ पर उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। काव्य गुण का आधार क्या है? ये गुण 3 क्यों है? रस के आस्वादन में समय सामाजिक के चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य के ये 3 गुण निर्धारित हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य की चित्त की अवस्थाओं के आधार पर गुण प्रस्थापित है अथवा निर्धारित है। सामाजिक अर्थात सहृदय। मित्रों, यहां सामाजिक और सहृदय का अर्थ स्पष्टतः समझ लेना जरूरी है। सामाजिक मतलब कोई भी व्यक्ति जो काव्य को पढ़ने वाला है, पाठक है। और सहृदय अर्थात जो काव्य, जिसके हृदय में काव्य को पढ़ने पर जो फीलिंग होता है, वह पाठक या काव्य नाटक का दर्शक इसके हृदय में अथवा इसके मन में ये 3 अवस्थाएं हैं। और 3 अवस्थाएं मतलब हृदय का पिघलना, हृदय का चमकना अर्थात हृदय में जोश भर जाना, और तीसरा हृदय का मतलब हमारे भाव का फैल जाना। इन तीनों अवस्थाओं, स्थितियों के आधार पर 3 गुण निर्धारित हुए हैं। आइए इन 3 गुणों को लेकर हम उदाहरण के साथ विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है पहला गुण, माधुर्य गुण। दोस्तों, माधुर्य गुण नामकरण से ही हमारे मन में एक ख्याल स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ मधुरता है। माधुर्य से तात्पर्य है सहज जैसा मीठा, अर्थात चित्त को, हृदय को द्रवित कर देने वाला गुण अथवा काव्य माधुर्य गुण से सिक्त माना जाता है। मतलब चित्त को द्रवित करने वाला, पिघला देने वाली जो वृत्ति है उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। माधुर्य गुण से सहृदय अथवा पाठक या सामाजिक आनंद से दवीभूत हो जाता है। यह माधुर्य गुण की खास लाक्षणिकता है। सवाल यह उठता है कि माधुर्य गुण किस काव्य में अथवा काव्य माधुर्य गुण से युक्त कैसे है? तो सीधे रूप से देखें तो ज्ञात हो कि जो काव्य श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस से युक्त है, उसमें अवश्य माधुर्य गुण रहता है। वह काव्य दूसरे शब्दों में श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य रस से युक्त काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता रहती है। उदाहरण देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यह पंक्ति माधुर्य गुण को प्रकट करने वाली पंक्ति है। यहां पर नायिका कहती है कि नंदलाल मेरे नैनों में बसना। यहां सूरदास के पदों में माधुर्यता देखने मिलती है।
अर्थात सूरदास के पद वात्सल्य भाव से भरे पड़े हैं, भक्ति से भरे पड़े हैं, इसलिए ये पद माधुर्य गुण से युक्त है। माधुर्य गुण की खासियतें, लक्षण कौन से हैं, अथवा किसी पद को देखकर या पढ़कर सीधे रूप से हम कह सके कि इसमें कौन सा गुण है, यदि ऐसा शॉर्ट में, संक्षेप में जानना है तो हम माधुर्य गुण के जो लक्षण है उनके तहत, उनके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह माधुर्य गुण से युक्त है। तो उसका पहला लक्षण है कि माधुर्य गुण वहां होता है जहां पद रचना और ध्वनि रचना में मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव होता है। मूर्धन्य ध्वनियां ट, ठ, ड, ड, अण, र और श। दोस्तों, ये ध्वनियां जिस काव्य में प्रयुक्त नहीं होती वह माधुर्य गुण से युक्त काव्य कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि माधुर्य गुण में इन मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है, क्योंकि ये ध्वनियां माधुर्य गुण की विक्षेपक है। इन ध्वनियों के प्रयोग से माधुर्य गुण नष्ट हो जाता है। अर्थात यहां सिर्फ ऐसी मूर्धन्य ध्वनियों को छोड़कर कौन सी ध्वनियां प्रयुक्त होती है, तो स्पष्ट है कि कोमल कोमल ध्वनियां ही माधुर्य गुण से युक्त काव्य में समाविष्ट होती है। दूसरी बात दोस्तों, माधुर्य गुण में अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग होता है, अंग, अंज, न, मो आदि का। तीसरा, माधुर्य गुण से युक्त काव्य में समास का प्रयोग नहीं होता। सामासिक प्रयोग माधुर्य गुण के विक्षेपक है। समास से मधुरता नष्ट हो जाती है, इसलिए सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि समास रहित काव्य माधुर्य गुण से युक्त होता है। दूसरा और खास कि काव्य में, जिस काव्य में कोमलता, मधुरता, मादकता होती है वह माधुर्य गुण से युक्त काव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी का यह उदाहरण देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। दोस्तों, यहाँ नारी में जो लज्जा भाव है ना, उसका निरूपण है, और लज्जा युक्त स्त्री की अनुभूति यहाँ प्रसाद जी ने पेश की है, प्रस्तुत की है। तो इस लज्जा से युक्त नारी की भावना को प्रकट करने के लिए प्रसाद जी ने माधुर्य गुण से युक्त काव्य की रचना की है। आप सीधे रूप से देख सकते हैं कि इस पंक्ति में देखिए माधुर्य गुण के तमाम लक्षण देखते मिलते हैं। पहले तो समास का अभाव है, कोमलता है, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग है, और खास तौर से मूर्धन्य ध्वनियों को यहाँ स्थान नहीं मिला है।
इसलिए यह माधुर्य गुण से युक्त काव्य माना जाता है। कोमलता और रागात्मकता, मधुरता तो इसको पढ़ने पर पता चल जाता है। जैसे लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, इस पंक्ति से ही पता चल जाता है कि यह मधुरता प्रस्तुत करने वाली बात है, अथवा उसकी प्रस्तुति में हम माधुर्य देख सकते हैं, मधुरता देख सकते हैं। यह बात अवश्य स्पष्ट है। दोस्तों, यह तो हुई बात माधुर्य गुण की। तो माधुर्य गुण और उसके लक्षणों को हमने देखा। दूसरा गुण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओज गुण। ओज शब्द ही हमें बहुत कुछ कह देता है, जिसका अर्थ है प्रकाश, आभा, तेज, जोश। मनुष्य, सहृदय या सामाजिक पाठक के हृदय में जब दीप्ति, दोस्तों खास ध्यान रखें कि माधुर्य गुण में हृदय को द्रवित किया जाता है, और ओज गुण में ताकत यह है कि हृदय दीप्त हो जाता है। चमक, सहृदय के हृदय में एक प्रकार की चमक फैल जाती है, और इस गुण से युक्त काव्य को पढ़ने या सुनने से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि एक प्रकार का उत्साह बढ़ जाता है, और उत्साह, वीरता, आवेश जब हमारे हृदय में भर जाए, तब हम ओज गुण युक्त माने जाते हैं। काव्य ऐसा, अथवा काव्य में ऐसा लक्षण हो जो सहृदय में ऐसा ओज, ऐसा उजाला, ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश भर दे, तो अवश्य यह ओज गुण युक्त काव्य माना जाएगा। अतः कह सकते हैं कि ओज गुण की अवस्था दीप्ति है। दूसरी बात कि ओज गुण के लक्षण कौन से हैं, तो सीधी बात है कि जहां मोटे तौर पर माधुर्य गुण के लक्षण हैं, की जो खासियतें हैं, उनसे हटकर, ऐसा भी कहे दूसरे शब्दों में कि विरुद्ध दिशा वाला व्यवस्थापन ओज गुण में है। तो कैसे? देखिए, ओज गुण वहां होता है जहां रचना, पद रचना और ध्वनि रचना में मूर्धन्य ध्वनियों का आधिक्य रहता है। आपने जाना कि माधुर्य गुण में मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है, जबकि ओज गुण में मूर्धन्य ध्वनियों का आधिक्य रहता है। दूसरा कि इस गुण से युक्त काव्य की रचना में द्रवित व्यंजन ध्वनियों एवं संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। माधुर्य के साथ तुलना करेंगे तो बात जल्दी से स्पष्ट हो जाएगी। माधुर्य गुण में हमने देखा कि समास और संयुक्त व्यंजनों का को स्थान नहीं, क्योंकि वे बाधक हैं। वे ही बाधक तत्व, लक्षण यहां पर
अर्थात ओज गुण में साधक बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसी ध्वनियों का प्रयोग विशेष होता है। समास का प्रयोग ओज गुण में अवकार्य है और परुष कठोर ध्वन्यात्मकता होती है। ध्वनि ही ओज को प्रकट करती है, तो उसमें कठोरता, परुषता, काव्य में परुषता स्वाभाविक होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा काव्य जिनमें हम सहज रूप से ओज गुण देख सकते हैं? तो उसका एक शॉर्टकट है, मतलब कि काव्य को पढ़कर ही हमें पता चले कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम सीधे ही सुनकर या पढ़कर कह सकते हैं कि यह ओज गुण से युक्त काव्य है। तो यह लक्षण है कि वीर रस प्रधान काव्य अवश्य ओज गुण से भरा काव्य कहा जाता है। मोटे तौर पर देशभक्ति गीत में ओज गुण रहता है। दोस्तों, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रस में यह गुण, ओज गुण विशेष रहता है। हम देखें कि वीरता, देशभक्ति का आप कोई भी पंक्ति ले ले तो वहां ओज मिलेगा। देशभक्ति चाहे हिंदी फिल्मी गीतों में देखेंगे तो वहां ओज गुण मिलेगा, ओज के लक्षण अवश्य देखेंगे वहां। उदाहरण देखिए ओज गुण का। ही रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे, पू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। आपने स्वर में, ध्वनि में पाया कि यह ओज गुण का उदाहरण है। ही रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे। यह वर्णन युद्ध का वर्णन है और कहा गया है घोड़ों का समूह गिर रहा है, हाथियों के झुंड गिरे, यानी हाथियों का समूह गिर रहा है। यह ड ध्वनि, देखिए ड ध्वनि का अधिक प्रयोग हुआ है। रुंड गिरे झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे। और र, ट आदि ध्वनियां जो मूर्धन्य है उनका प्रयोग मिलता है। दूसरा है रुंड, गज झुंड शब्द सामासिक शब्द है, तो ये सामासिक शब्दों का प्रयोग यहां हुआ है, अतः इसे ओज गुण कह सकते हैं। दोस्तों, तीसरा गुण प्रसाद गुण है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। यह गुण अथवा इस गुण से युक्त काव्य एकदम सरल, सहज, सीधा, सादा होता है। कौन? काव्य। प्रसाद गुण से युक्त काव्य में आप यह बात समझ सकते हैं कि सरल और सुबोध भाषा इस गुण की पहली शर्त है, क्योंकि सरल, सीधे, स्पष्ट हो जाए अर्थ, ऐसा भाव प्रकट करने वाला गुण प्रसाद गुण है। दूसरे शब्दों में कहें कि काव्य को पढ़कर सीधे ही या सुनकर सीधे ही
अथवा नाटक को देखकर सीधे ही उसका अर्थ समझ में आता रहे, स्पष्ट होता रहे, उसके लिए हमारे मन को किसी भी प्रकार का मतलब समझने के लिए मन को, दिमाग को कष्ट का अनुभव न करना पड़े, तो अवश्य वहां प्रसाद गुण होता है। मतलब कि सहृदय के दिलो दिमाग में उसका अर्थ सहज रूप से, साहजिक रूप से फैल जाता है, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। देखो उदाहरण हम लेते हैं दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं अथवा श्रोता जैसे जैसे सुनता है, वैसे वैसे उसका अर्थ भी स्पष्ट होता रहता है। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों यदि हमारे सामने खड़े हैं तो काके लागू पाए, किसको मैं पहले नमन करूं, वंदन करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अर्थात गुरु बलिहारी आपकी है कि आपने गोविंद बताया। तो किसको पहले नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, यहां अर्थ स्पष्ट हो गया। अतः यहां प्रसाद गुण माना जाएगा। हम जानते हैं कि प्रसाद गुण की यह ताकत है। दूसरा उदाहरण निराला जी की भिक्षुक कविता। देखो इसमें वर्णन है, एक व्यक्ति, उसकी अवस्था का यहां वर्णन है। जैसे जैसे शब्द हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और स्पष्ट होता जाएगा। देखिए भिक्षुक कविता में भिक्षुक का वर्णन है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, झोली फैलाता पथ पर आता। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रसाद गुण से युक्त काव्य है। कैसे है यह आपने अच्छी तरह से देखा। तो इस प्रकार दोस्तों गुणों का खास लक्षण है, गुणों की खास विशेषता है। आप यह बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार काव्य के गुण प्रमुख रूप से 3 हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। यहां हमने गुण को अच्छी तरह से समझ लिया, इसलिए गुण को किस तरह काव्य में उसकी उपस्थिति को देखकर समझ सकते हैं। काव्य, हर साहित्य, हर कोई काव्य इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण से युक्त अवश्य होता है। बिना गुण काव्य का निर्माण नहीं होता। अर्थात काव्य में गुण की अनिवार्यता रहती है, लेकिन
गुण साधारण धर्म है। इसलिए जब काव्य का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन सा गुण निहित है और हमने जिन लक्षणों, जिन खासियतों का अध्ययन किया, उन खासियतों के आधार पर यदि किसी भी काव्य को, काव्य की परीक्षा की जाए तो तब हमें पता चलेगा कि वह काव्य कौन से गुण से युक्त होता है। तो हमने यहाँ काव्य के गुणों को लेकर बात प्रकट की। अब हम यह खास समझे कि काव्य के 3 गुण हैं। माधुर्य जो कोमलता को लेकर है, ओज जो दीप्ति को लेकर है, और प्रसाद जो सीधेपन, प्रसन्नता को लेकर है। इस प्रकार तीनों चित्त की अवस्थाओं के आधार पर 3 गुण स्पष्ट होते हैं। इसका हमने अध्ययन किया। दोस्तों, आपको काव्य गुण को लेकर मैं समझता हूं कि एक विशिष्ट ख्याल स्पष्ट आपके सामने हुआ होगा, और इस तरह जब कभी काव्य पढ़ेंगे तब उसमें कौन सा गुण है सीधा ही आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसी आशा के साथ यहाँ अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।